एक माँ और बेटे की दिल छूने वाली कहानी। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें क्या लिखा है? मुझे जानने की उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए माँ बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे किसी स्कूल में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन को अपने आप पर गर्व हुआ और माँ की देखरेख में वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गया और अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe, share and comment also. बाराती सावधान। चंडीगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक अमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई और दुर्भाग्य से मेरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया है। फिर कुछ दिन मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने महसूस करा कि बुरे दिन आ गए हैं तो उन्होंने भी किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद ही कम दे दी है। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, यही गम मुझे खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बन गई और वह बहुत जोर जोर रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बच्ची को पूरी ज़िंदगी कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज़ न हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक साहब और खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यहीं सबके मुंह मीठे करा दिए जाएं। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर ले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब ने मिलकर लड्डू खाए। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे।
मगर दूल्हा दुल्हन, दोनों बाप, वो सज्जन, लड्डू बांटने वाला शख्स सब गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास घड़ी, चैन, बटुआ बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को लूटकर भाग चुका था। तो इससे आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कृपया बिन बुलाए, बिना सोचे समझे कहीं भी विवाह में बाराती ना बने, नहीं तो गए काम से। आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जोशीमठ की वो अनसुनी कहानी जो आप नहीं जानते। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय यानी हिमालय का द्वार भी कहते हैं। भगवान केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का यह बेहद अहम पड़ाव है। उत्तराखंड के प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों को एक जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। कहा जाता है ज्योतिष मठ से इसका नाम बदलते बदलते जोशीमठ हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार बद्रीनाथ राजमार्ग पर बने जोशीमठ की स्थापना हजारों साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंकराचार्य जी ने स्वयं के 4 विद्यापीठ में से एक ज्योतिष मठ यहीं बनाया और इसे ज्योतिर्मठ का नाम दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने परम प्रिय शिष्य टोटका को यहाँ का दायित्व सौंपा। यह पवित्र तीर्थस्थान कामप्रयाग क्षेत्र में है। अलकनंदा धौलीगंगा नदी का संगम यहीं होता है। जोशीमठ का पौराणिक इतिहास। कहा जाता है कि पहले जोशीमठ समुद्र क्षेत्र था। जैसे ही चमत्कारिक परिवर्तनों के अनुसार यहाँ हिमालय के पहाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ तो नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपभूमि बन गई। यह भी माना जाता है कि दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद का संबंध भी यहीं से है। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने वरदान मिला था, कोई स्त्री पुरुष किसी भी समय किसी भी हथियार से घर के अंदर बाहर उन्हें नहीं मार सकता। अमर कर देने वाले ऐसे वरदान से हिरण्यकश्यप घमंड में खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी। भगवान का भक्त प्रहलाद अत्याचारी पिता की यातना के बावजूद भी विष्णु जी की पूजा में लीन रहा। आग बबूला हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर धधकती आग की ज्वाला में बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि वो आग में दहन नहीं होगी, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद को गर्म कढ़ाई में डालने जा रहे दैत्य राजा पर भगवान विष्णु नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने नरसिंह ने आधा मनुष्य आधा शेर के तौर पर हिरण्यकश्यप को खंबे से बांधकर अपनी जंघा पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयंकर था कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी कई दिनों तक वो क्रोध की अग्नि में जलते रहे। माता लक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद से मदद मांगी। वो भगवान विष्णु का जप करते रहे जब तक कि वे शांत नहीं हो गए। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ। जोशीमठ में भगवान विष्णु के मंदिर में ऐसा ही शांत स्वरूप देखने को मिलता है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान्यता है कि भगवान शालिग्राम की कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। जब यह शरीर से अलग होकर गिरेगी तब पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ महाराज के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की पूजा बद्री में ही होगी। यह तपोवन से 1 किलोमीटर दूर जोशीमठ के समीप है। जोशीमठ वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्ति से पहले आदि शंकराचार्य जी ने शहतूत के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया था। यह कल्प वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है। सैकड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। इस वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव पदासीन हैं। मंदिर के एक हिस्से में जगत गुरु शंकराचार्य की ओर प्रज्वलित लो है। माना जाता है कि इस अमर ज्योति के दर्शन से मनुष्य जीवन की मोह माया खत्म हो जाती है। इस पवित्र ज्योति के दर्शन से मानव को एक कल्प यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। बद्रीनाथ के तर जोशीमठ प्रथम या मठ या आधार शिविर है। शंकराचार्य ने स्थापना के बाद सनातन धर्म के सुधार के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप सब अभी जानते हैं कि जोशीमठ में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें और वहाँ कुछ भी ज़्यादा जान माल की हानि ना हो। ओम नमः शिवाय।
तिलकुट की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर बीमार रहता। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, बच्चों के पुराने कपड़े उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही वो कुछ खाई। और वो अपने काम पर चली गई। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ बढ़ती है, माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को भी कहा, जेठ जी भी बोले मैं अकेला कैसे खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूँगा। देवरानी ने कहा मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तो जेठानी बोली आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें ही कैसे दे दूँ। तुम ऐसा करना, तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के पति सब आस लगा रहे थे कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी, सो रही के जाग रही। बोले कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा देती थी, वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगे धोने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वो बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निमट लो। गणेश जी बोले अब कहाँ पूछूं। देवरानी को गुस्सा है, कब से तंग कर रहा है। बोली मेरे सर से पूछ लो और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर दंग रह गई कि सारे घर में हीरे जवाहरात और टीके पड़े हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए गुस्सा हो गई होगी। बच्चे बुलाने गए, बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने बोला बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा आ रहा। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, बोली क्या हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी आप मुझे धोने से मारो और पाटे से मारो। उसका पति बोला अरे भली मानत, मैं तो तेरे को कभी हाथ भी नहीं लगाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति ने उसको पकड़ कर कूट दिया। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को जब विनायक जी आए, भूख लगी क्या खाऊं, तो जेठानी बोली गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के तो सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो जरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा, फल रखे, मेवे रखे, जो चाहे खाओ। गणेश जी बोले अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा पूछू कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा के पूछ लो। धन की भूखी जेठानी जब सुबह जल्दी जल्दी उठी, सोचा हीरे जवाहरात से भरा होगा, लेकिन सारे में गंदगी थी, बदबू आई थी, उसके सिर में भी गंदगी लगी थी। उसने कहा गणेश जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। जेठानी ने घर की सफाई की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैल जाती। जेठानी के पति को पता चला तो बोले तुझे तो तेरा तो मन ही नहीं भरता। परेशान होकर भगवान जी से विनती करी, बोली मुझसे बड़ी भूल होगी। भगवान जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तुमने करा ना, उसी का फल है, अपना आधा धन उसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोरों की हांडी थी, उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, उसने धन नहीं दिया। वो बोली कि भगवान जी अब तो इसे समेट दो।
वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोरे और ताक में रखी सुई की भी भांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का बंटवारा करवा के अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पे कृपा करी, सब पे करियो, कहने वाले सुनने वाले सब पे करियो, और जिठानी को सजा दी वैसी किसी को ना दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ मैया की जय। आप सभी को तिलकुट के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके सब कष्ट हर लें और आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। बाहुबली की कहानी। महान आचार्य कृपलाचार्य के पास अनेक राजकुमार विद्या अध्ययन के लिए आते थे। इनमें महाराज बाहुबली सबसे बड़े थे। उनकी पहली पुस्तक का पहला पाठ था कि मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समान कोई दुष्ट नहीं है। बाहुबली का मन इस वाक्य पर अटक गया, चाहे प्राण चले जाएं, पर क्रोध न करूँगा, और जब तक क्रोध को जीत नहीं लूँगा तब तक आगे पढ़ाई करना मेरे बूते के बाहर है। और फिर पढ़ाई से मुख मोड़ लिया। कुछ समय बीतने पर परीक्षक ने उन सभी राजकुमारों की परीक्षा ली। बारी बारी से प्राय सभी ने एक एक कर अपने सारे पाठ सुना दिए, किंतु बाहुबली ने कहा, मुझे तो पहला ही पाठ याद है और कोई पाठ याद ही नहीं है। परीक्षक को तुरंत क्रोध आया और वे बाहुबली को सटासट बेंते मारने लगे। जब अंततः परीक्षक बेंते मारते मारते थक गए तो भी बाहुबली के चेहरे पर क्रोध की रंच मात्र भी झलक नहीं पड़ी। तब परीक्षक ने कृपलाचार्य महाराज को बुलाकर कहा कि बाहुबली सभी राजकुमारों में बड़े हैं महाराज, परंतु इन्होंने सबसे कम वाक्य लिखे हैं। इस पर कृपलाचार्य ने कहा कि हम भी भूल पर हैं महाराज, इन्होंने पहले पाठ को अपने आचरण में उतार लिया है कि इतनी अधिक पिटाई होते हुए भी इनके चेहरे पर लेश मात्र भी क्रोध का नामो निशान नहीं है। परीक्षक तो जैसे लज्जा से गड़ ही गए, वो कुछ बोल नहीं पाए और बाहुबली से क्षमा मांग बैठे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने क्रोध का ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का क्रोध ही होता है, जिस पर नाश करना हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आगे से आप भी कभी गुस्सा मत कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया था। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी माता जी तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार मिलने आता या फिर फोन पर बात करता। कई साल बीत गए। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया, बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, माँ बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से बचा नहीं पाते हम। और इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना मेरे बेटे। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम भी नहीं है तब आप ये सब मुझसे कह रही हो, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगवाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की आखिरी लाइनें
किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा सीखें, आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहू साक्षी, सुनो ना, राधिका का फ़ोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। साक्षी ने बोला, क्यों मम्मी जी, क्यों? सास सुशीला ने कहा, अरे शादीशुदा होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, राधिका कोई शौक़ से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने के लिए बोला है। यहाँ तो एक से बढ़ के एक बड़े डॉक्टर हैं, राधिका बोल रही थी। सारी जांचें होने और इलाज करवाने में कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उन्हें यहाँ रहना होगा। साक्षी ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छिपा थोड़ा ही है। हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं। अब बताओ क्या करेंगे, और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू 3 कमरे तो हैं ही, चिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा, और पिंकी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी राधिका छुट्टी मनाने नहीं परेशानी में आ रही है। साक्षी ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो रहते हैं, यहाँ उनके घर में भी तो रह सकती हैं राधिका दीदी। यह सुनकर सुशीला बोली, बहू वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जिठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जिठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही साक्षी बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद ही राधिका दीदी से बात कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। सुशीला जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर आकर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। राधिका ने तो हमेशा साक्षी को छोटी बहन की तरह माना है। शायद राधिका का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी साक्षी को पसंद नहीं आया, और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी थी राधिका। लेकिन उतने कम दिनों में भी साक्षी उससे कटी कटी रहती। साक्षी का बदलता रवैया देखकर राधिका ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, पर साक्षी का स्वभाव नहीं बदला, और शायद इसी कारण से साक्षी नहीं चाहती थी कि राधिका यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी हॉस्टल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो राधिका को कैसे कहेंगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जब कि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रही हो, साक्षी ने तल्ख लहजे में राधिका से बोला। राधिका ने कहा, क्या बताऊँ भाभी, कल से हमारे बगल में बहुत हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकानें देने की बात हो गई थी। काम शुरू ही होने वाला था कि उनकी दोनों बहनें भी आ गई और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। अब भैया कह रहे हैं सब बांट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में भी तो खर्च किया था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दे दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया, और बोली पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी आप तो मेरी आदत जानती हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से नंद और भाभी में काफ़ी देर तक लंबी बातचीत चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? साक्षी अपनी नंद की बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि अब जीजा जी कैसे हैं, कब आने का प्रोग्राम है आपका? राधिका ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है, डॉक्टर ने दवाई बदली है, शायद अब असर कर रही है। साक्षी बोली, दीदी रिस्क ना लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो।
साक्षी की बात सुनते ही राधिका कहती है कि ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक तो माँ बुला रही थी, पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। साक्षी अपने स्वर में मिठास बोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ा ही है इस घर की। भले ही ऐसे फ़ोन करती ना करती, जीजा जी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन करना ही था। साक्षी फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि मैं उनसे कहूँगी कि मैं भी अपने मायके जाने की सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर नंद की बात सुनकर तो साक्षी का माथा ही ठंडा पड़ गया। उसने सोचा नंद से अच्छे संबंध बनाकर रखोगी तो सब अच्छा, वरना उसकी नंद को अपना हक मांगते देर लगेगी। साक्षी ने ठान लिया कि वह अपनी नंद से बना के रखेगी और इस तरह उनके रिश्ते अच्छे हुए। यही थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। वंश का नाश। किसी पर्वत प्रदेश में मंदविश नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था। एक दिन विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किए ही उसकी आजीविका चलती रहे। उसके मन में तब एक विचार आया। वह समीप के मेंढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेंढक को आश्चर्य हुआ, तो उसने उस सर्प से पूछा, मामा आज क्या बात है? शाम हो गई किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था ही नहीं कर रहे हो। सर्प बड़े दुखी मन से बोला, बेटा क्या करूं, मुझे तो भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई। आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंढक को देखा। मैंने उसको पकड़ने की सोची तो उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। वह उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। मैंने तो उसको नहीं देखा, किंतु उसके भ्रम में मैंने ब्राह्मण के पुत्र की उंगली को काट लिया। उससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को उसका बड़ा दुख हुआ और शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी कारण के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेंढकों का वाहन बनना पड़ेगा। बस तुम लोगों का वाहन बनने के उद्देश्य से ही यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मेंढक सर्प से बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया। उनको भी बात बता दी। इस प्रकार एक से दूसरे तीसरे तक यह बात पहुंच गई। उनके राजा जलपाद को भी इसका समाचार मिला। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वह सर्प के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। बाकी सभी मेंढक भी उसकी पीठ पर चढ़ गए, लेकिन सर्प ने उनको कुछ भी नहीं कहा। मंदविश ने उन्हें भली भांति के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपाद तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज तो आप चल भी नहीं पा रहे हो? हाँ, मैं आज थोड़ा भूखा हूँ, इसलिए चलने में परेशानी हो रही है। जलपाद बोला, ऐसी भी क्या बात है, आप साधारण कोटि के छोटे मोटे मेंढकों को खा लिया करना। इस प्रकार वह सर्प नित्य प्रति बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया। किंतु वह जलपाद यह नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेंढकों को खाने के बाद उसने जलपाद को भी खा लिया और इस तरह मेंढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने हितैषियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। अगर हम अपने साथ काम करने वाले या घर में, परिवार में या और भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आपके जो समर्थक हैं, जो आपका हित चाहते हैं, आपको उनके हित की भी रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ईर्ष्यालु देवरानी। जब देखो अंकिता अंकिता, सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड़ प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती है आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने, तो थोड़ा तो मान सम्मान देते, लेकिन नहीं, इन्हें तो सारा समय अंकिता बहू अंकिता बहू।
मेरे तो कान दुखने लगे हैं। मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं, रच बस गई हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका ही दिल जीत लिया है। तब मधु तुनक्कर बोली, पतिदेव अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है ना, तो हम तो पागल ही हैं जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रहे हैं। इस पर विनय बोला, तुम्हारी इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 साल में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी साइंस में टॉप करने वाली और होम साइंस की स्टूडेंट में? क्या ईर्ष्या? वैसे भी मैं उन्हें बताऊंगी कि पुणे में मेरी कितनी इज्जत। विनय बोला, यहाँ बात व्यवहार की है तो मैंने कौन सा कोड़े बरसाए हैं। जब भी आती हूँ सबके लिए भर भर के गिफ्ट लेकर आती हूँ। विनय कोई बहस नहीं चाहता था, वह चुप हो गया। मधु अपनी बड़ी भाभी अंकिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने का घमंड बताती, पर अंकिता एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बाद भी छोटी बहन समझकर टाल देती, पर मधु उसकी तारीफ समझ ही नहीं पाती, इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी। पर पति मधु के व्यवहार को समझता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है, उसी के गृह परिवेश में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को देने भोपाल आए हैं। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और अंकिता ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी, सोची तारीफ ही करोगे, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अंकिता ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो बाहर से सारा खाना ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा तो मैं भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, अंकिता बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। अंकिता की तारीफ सुन रंजना मुंह बिचका लेती है। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, भाई काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, अरे मेरी भाभी हैं, छोटे शहर से हैं, घरेलू हैं, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अंकिता ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे सब सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी तक कुछ भी नहीं बोले। सबने खाना खाया। साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, क्या तुम बनाई हो? मधु जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, अरे नहीं, मेरी बड़ी बहू अंकिता ने बनाया है, उसके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। मधु बेकार मन से अंकिता को बुला लाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। अंकिता पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माला, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है ना। मधु के ऐसे शब्द सुनकर अंकिता से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर के ऊपर हो चला था। मधु, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जिठानी हैं। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है। यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ, बेचारी हाउसवाइफ। मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं भी चली जाती हूँ, पर मुझे इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती हो तुम। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, विनय बोला। तभी अंकिता की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6 साल लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं, सारा मैनेजमेंट भी देखती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक बिल्कुल भी नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने
उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेंगे। लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं उसने मन से मांगी या नहीं माफ़ी, पर आप ही सोचिए, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू समझेगा कौन। इसलिए गर्व से कहिए कि मैं हाउसवाइफ हूँ। यही है एक हाउसवाइफ की कहानी।